Hello, scholars. This is Yash, and welcome back to City Point. So, in the last session, we completed adverbs of place, and I hope that you have been revising together with taking lectures because if you are not revising, that would be worthless. So, revision is the key, and you have to think the way, as I told you. So, in today's session, what we have to do, we have to continue the kind of adverb, and today is the turn of adverbs of frequency. Okay, so adverbs of frequency करेंगे आज because हमने एडवर्ब प्लेस कर लिया है इन द लास्ट क्लास सो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं एडवर्ब्स में भी एंड द सेम वी विल बी कंप्लीटिंग द होल सिलेबस चलिए आगे बढ़ते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का टर्न है आज तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डू वन थिंग आई हैव टू चूज कलर ओके तो यहाँ पे ब्लू कलर वुड बी मोर सूटेबल तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता क्या एडवर्ब प्लेस क्या था कि भाई देयर आर सम वर्ड्स व्हिच यू कैन यूज टू सिग्निफाई अ पर्टिकुलर पोजीशन और प्लेस है ना तो ऐसे ही एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज रिपीटेडली डन मतलब जब कोई चीज बार बार अकर होती है मतलब बार बार आती है कोई एक्शन बार बार होता है तो वो फ्रीक्वेंसी होता है लाइक फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या होता है यू विल बी टेलिंग मी इन द कमेंट बॉक्स है ना तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया व्हेन द एक्शन इज रिपीटेडली डन ठीक है तो उसी के बेसिस पे वी गेट टू नो वी आइडेंटिफाई एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो जैसा कि देखो आपको डेफिनेशन दिख ही रहा है एडवर्ब्स विच शो हाउ ऑफन का मतलब क्या हो गया ऑफन का मतलब क्या हो गया अक्सर हाउ ऑफन मतलब कब कब ठीक है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हाउ ऑफन का आंसर करेगा ये सूट ही नहीं कर रहा है ब्लू कलर गिव मी अ मोमेंट एंड दिस द लास्ट टाइम आई एम चूजिंग द कलर सो व्हाइट वुड बी सूटेबल नाउ तो एडवर्ब्स और फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये आंसर करेगा आपको हाउ ऑफन का हाउ ऑफन क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग हाउ ऑफन का मतलब हो गया कब 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 कोई चीज हो रही है कब कोई कोई एक्शन हो रहा है तो उसके लिए हाउ ऑफन बोला जाएगा तो अगर कोई एक्शन कब कब हो रहा है ये पता करने के लिए हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे है ना सो देयर आर मैनी वर्ड्स व्हिच डू द सेम थिंग व्हिच आंसर हाउ ऑफन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं ग्रामर के अंदर जो हाउ ऑफन का आंसर करेगा वो बताएगा कि एक्शन हो रहा है वो कब कब हो रहा है देखेंगे वो कौन से वर्ड्स हैं ऐसे समथिंग इज रिपीटेडली डन मैंने आपको बताया ना कोई चीज जब बार बार होती है वो कब कब होती है बार बार होती है लेकिन उनके बीच में जो मतलब कोई चीज हो रही कोई एक्शन हो रहा है वी नो हो रहा है कि बार बार हो रहा है लेकिन गैप कितना है ठीक है क्या हर बार हो रहा है क्या उन दोनों के बीच में गैप है क्या रेगुलर हो रहा है क्या इरेगुलर हो रहा है तो यही बताता है क्या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना एंड आंसर हाउ ऑफन का आंसर करता है बस वही मैंने आपको बताया ठीक है तो कोई एक्शन है अगर वो हो रहा है ठीक है सो वी यूज एडवर्ब फ्रीक्वेंसी टू नो हाउ ऑफन इट इज हैपनिंग है ना कब कब वो एक्शन हो रहा है ठीक है चलो अब बहुत हो गया डेफिनेशन आगे बढ़ते हैं विद द एग्जांपल्स तो एग्जांपल्स ऑफ सच काइंड इसका मतलब क्या हो गया कि आई एम गोइंग टू शो यू द वर्ड्स है ना तो जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगे एंड दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू हैव टू एम्प्लॉय दीज वर्ड्स लाइक अकॉर्डिंगली ठीक है जैसे एग्जांपल देख लेते हैं सीधा यहाँ पे व्हाइट कलर काम नहीं आएगा तो ब्लू कलर आई हैव चोजन ठीक है तो अब ये जितने ही वर्ड्स हैं आपके सामने ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स है इट मींस दैट यू मस्ट हैव बीन यूजिंग दीज वर्ड्स सिंस योर चाइल्डहुड है ना और मुझे इस बात का पता है तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से वो वर्ड्स हैं अगेन सबसे पहले वर्ड लिखा है अगेन अगेन का मतलब क्या होता है अच्छा इन सब वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए हो सकता है कि इनमें ऐसे वर्ड्स हो जिनका मतलब आपको ना पता है एंड यू डू नॉट नो हाउ टू यूज दीज वर्ड्स है ना तो वो भी आपको बता दूंगा बट हिंदी आपको पता रहनी चाहिए सो दैट इज व्हाई आई विल बी टेकिंग ईच वर्ड सेपरेटली है ना तो यहाँ पे क्या लिखा है अगेन अगेन का मतलब क्या होता है दोबारा है ना? तो अगर कोई एक्शन दोबारा हो रहा है तो अगेन का यूज़ करोगे। हो गया ना एडवर्ब फ्रीक्वेंसी? ऑलवेज़ हमेशा, नेवर कभी नहीं, एवर कभी, ऑफ़न या इसको ऑफ़्टन भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया अक्सर, है ना? और फ्रीक्वेंटली का मतलब हो गया बार-बार। कॉन्टिन्यूअसली मतलब क्या होता है? मतलब जो रेगुलरली चीज़ होती है। देखो पर्टिकुलरली हिंदी तो सबकी नहीं बता पाऊँगा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी हिंदी ना समझे बिना भी आप उसको समझ पाते हो, ठीक है? जैसे कंटीन्यूअसली का मतलब होता है लगातार, है ना? तो एक कंटीन्यूअली भी होता है, ठीक है? ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आई विल बी लेटिंग यू नो इन सम स्लाइड्स अहेड, है ना? समटाइम्स समटाइम्स का मतलब क्या हो गया? कभी-कभी, ठीक है? एनी टाइम कभी भी, हार्डली मुश्किल से ही, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली इन सब का मतलब क्या होता है? मुश्किल से ही। सेल्डम का मतलब होता है कभी-कभी, है ना? वन्स एक बार, यानी कि समथिंग इज़ डन कितनी बार हो रहा है? एक बार हो रहा है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड एज़ एन एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। ट्वाइस दो बार, सेल्डम और नेवर अब ये दोनों हैं फ्रेजेस हैं इनके बीच में एक डिफरेंस होता है एंड इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हेन एग्जामिनर वांट्स टू अमेज यू ठीक है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ठीक है तो अगर आपको पता नहीं होगा
इस फ्रेज का यूज करना, सही तरीके का यूज करना, है ना, सही तरीके से यूज करना, तो यू कैन गेट पजल्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसलिए एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को जानना जरूरी है, इनके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आई विल बी लेटिंग यू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्रेजेस, ठीक है। अहेड, फर्स्ट, सेकेंडली, रेगुलरली, आवरली, यूजुअली, है ना, ओकेजनली मतलब पता ही है आपको, ठीक है, एवरीडे, हर रोज, ईयरली, साल में एक बार, है ना, और हार्डली एवर, ये भी एक तरह का फ्रेज है, बहुत कॉमन है। डायरेक्टली होता है, इनडायरेक्टली होता है ना, और वीकली, मोस्ट ऑफन, ठीक है। तो ये जितने ही वर्ड्स हैं आपके सामने, ठीक है, ये जितने ही वर्ड्स हैं आपके सामने, अच्छा, मोस्ट ऑफन का हिंदी क्या होगी? बार बार जो होती चीज, है ना, मैं मतलब जो होती रहती है, ठीक है, मोस्ट ऑफन जो ज्यादातर होती है, ज्यादातर, है ना, तो उसका हो गया मोस्ट ऑफन। तो आई विल होप कि भाई ये जितने वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं एज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये आपके एक्शन को बताएंगे कब कब हो रहा है आपका एक्शन, और आपको इन सबकी हिंदी पता रहनी चाहिए। और जिनकी हिंदी नहीं पता, इफ यू आर कंफ्यूज इन एनी ऑफ द वर्ड्स और फ्रेजेस ओवर हियर, तो आई विल बी लेटिंग यू नो, बिकॉज मुझे पता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इनमें, देखने को आपको लग रहे हैं कि भाई आप बचपन से यूज कर रहे हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो आपको ना पता हो या उनके बीच में डिस्टिंग्विश करना नहीं जानते हो, ठीक है। चलो पहले देख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ द फॉलोइंग एडवर्ब्स, ठीक है। तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट यूजेस क्यों बता रहा हूँ? जैसे कि अभी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तुम्हें पता है नेवर का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, आई नो दैट यू नो नेवर का मतलब क्या होता है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, है ना, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, आपको सही से नहीं पता नेवर का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेवर का मतलब होता है नॉट एवर, नॉट एवर होता है नेवर का मतलब, ठीक है। अब बात ये है कि अगर आप सेंटेंस में एक सेंटेंस बनाते हो, लिखते हो आई नेवर गिव अप, ये आपने, है ना, ये जो ये लिखा हुआ है ना, आई नेवर गिव अप, ये बहुत बार यूज भी किया होगा, है ना, अपनी लाइफ में यूज किया होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत हो गया है। व्हाई? बिकॉज यू डू नॉट नो हाउ टू एम्प्लॉय नेवर इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। आपको नहीं पता कि नेवर को किसी स्टेटमेंट में कैसे डालना होता है। इसका एक रीजन है, ठीक है। तो अगर स्पीकिंग में यूज कर रहे हो आई नेवर गिव अप, सही है, लेकिन ग्रामेटिकली, ठीक है, स्ट्रक्चर गलत हो गया है, एंड यू विल लूज योर मार्क्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर स्पॉटली एरर में भी आता है, तो यहाँ पे आई के बाद डायरेक्टली नेवर नहीं आएगा, क्योंकि नेवर का मतलब क्या होता है? नॉट एवर होता है, और आई के बाद डायरेक्टली नॉट नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि नेवर का मतलब क्या होता है? नॉट एवर, है ना। तो आई के बाद, सॉरी, नेवर के बाद, नेवर का मतलब क्या होता है? नॉट एवर। तो आई के बाद नॉट एवर लगा रहे हो, और आई के बाद नॉट कैसे आ सकता है? क्योंकि आई क्या सब्जेक्ट है, और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि सब्जेक्ट के बाद पहले क्या आती है? वर्ब आती है, और आपने क्या करा दिया? नॉट वर्ड लगा दी, जो कि एडवर्ब है। सब्जेक्ट के डायरेक्टली बाद एडवर्ब नहीं आती है, सो दैट इज व्हाई अगर आई के बाद नॉट नहीं आएगा, ठीक है, जो किससे आया है? नेवर से आया, क्योंकि नेवर का मतलब तो नॉट एवर, ठीक है, उससे पहले आई है। आई नेवर का मतलब क्या हो गया? आई नॉट एवर, और आई क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, नॉट नहीं आएगा, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, एडवर्ब है। तो दैट इज व्हाई ये गलत हो गया है, ठीक है। तो इसको एक लिखने का तरीका है, अगर आपको पता है तो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज बता दूंगा मैं। तो इससे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जितने ही वर्ड्स है, हो सकता है यू मस्ट हैव बीन यूजिंग दीज वर्ड्स सिंस यू हैव बीन लर्निंग इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बट फिर भी हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स आप कर रहे हो बचपन से। तो दैट इज व्हाई इट इज दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डेली लाइफ स्पीकिंग आल्सो, है ना। चलिए, पहला क्या लिखा है? एडवर्ब एवर। तुम्हें एवर के बारे में देखेंगे। एवर का मतलब तुम्हें पता ही है क्या होता है ना, कभी। एडवर्ब एवर इज द ओनली टू बी यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये कह रहा है कि एडवर्ब एवर कभी हमेशा उस सेंटेंस में आएगा जो नेगेटिव होगा, या इधर नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ठीक है। अगर आप एवर को पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करते हो तो गलत हो जाएगा। तो ये यही बोल रहा है ग्रामेटिकली, ठीक है। तो हैज पेट्रा एवर बीन टोनीज फ्रेंड, इसका मतलब क्या हो गया? क्या पेट्रा कभी टोनी की फ्रेंड रही है? तो यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए एवर का यूज हुआ है। अगर मैं इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूँ ना, पेट्रा हैज एवर बीन टॉनीज फ्रेंड, तो गलत हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज़ एवर जो है कभी भी पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं होता है, ठीक है। दिस इज द थिंग व्हिच आई वांटेड टू लेट यू नो, ठीक है, अबाउट दीस कॉमन वर्ड्स। माय ब्रदर हैज नॉट एवर विजिटेड आगरा, इसका मतलब क्या होगा कि मेरा भाई कभी भी आगरा नहीं घूमा है या गया है। तो अब यहाँ पे नॉट है, इसलिए एवर आ रहा है, ठीक है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होता तो नहीं आता। सिंपल सी बात है, अब आपको पता लग गया कि पहली बात देख लो, एवर का मतलब क्या होता है? एवर का मतलब होता है एनी टाइम इन द पास्ट एंड ऑलवेज, मतलब पास्ट में कभी भी। एवर की हिंदी होती है, एवर का मतलब होता है पास्ट में आप बात कर रहे हो कभी भी, कि कोई एक्शन किया है कभी भी पास्ट में, तो उसके लिए एवर का यूज होगा। यानी कि आपके भूतकाल में आपने कोई एक्शन किया है कभी भी, तो उसके लिए आप एवर का यूज करोगे। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, एवर कभी भी पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं होता है। एवर इज ऑलवेज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा।
अब इसके बारे में बात करते हैं। 2 फ्रेजेस होते हैं जो हार्डली के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है? हार्डली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से ही। जितने भी मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको वर्ड्स दिखाए हैं, प्लीज़ इनको एक बार देख लेना। इन सब की हिंदी अपने दिमाग में डाल लेना और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सबके मैं एक-एक एग्ज़ाम्पल नहीं दे सकता, तो इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू लर्न एंड जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ दीज़ वर्ड्स, ठीक है? पर्टिकुलरली एंड हिंदी भी एक बार देख लेना कैसे यूज़ होगा, ठीक है? अब जैसे मैं बात करता हूँ हार्डली की मैं बात कर रहा हार्डली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से ही कोई एक्शन होता है तो, है ना? हार्डली के साथ कभी-कभी एवर यूज़ कर सकते हो और हार्डली के साथ कभी-कभी एनी यूज़ कर सकते हो। ये एक तरह का फ्रेज़ होता है। एग्ज़ाम में कैसे आएगा? हार्डली के साथ तुमको क्या दे रखा होगा? सम दे रखा होगा, ठीक है? तो उस टाइम पे आपको व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्पॉट एन एरर कि भई हार्डली के साथ सम नहीं आता, एनी आता है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में आ जाते हैं आपके क्वेश्चन्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हार्डली के साथ एवर दिखे सही है, हार्डली के साथ एनी दिखे सही है, ठीक है? और हमेशा हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट में यूज़ होगा। हार्डली कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज़ नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि हार्डली का मतलब ही मुश्किल से ही होता है और मुश्किल से मतलब ना के बराबर, है ना? तो ना क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, ऑलरेडी नेगेटिव हो गया, तो 2 नेगेटिव कैसे बन जाएँगे? हार्डली एक तरह का नेगेटिव वर्ड है, ठीक है? अब इस नेगेटिव वर्ड को आप दूसरे नेगेटिव स्टेटमेंट में डालोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? तो इसलिए हार्डली हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में रहता है ताकि उसकी नेगेटिवनेस बनी रहे। रॉकी हैज़ हार्डली एवर टॉक्ड टू एनी गर्ल्स इन हिज़ होल लाइफ। इसका मतलब क्या हो गया? क्या र इतना नहीं, क्या नहीं, सॉरी। इसका मतलब हो गया, रॉकी ने मुश्किल से ही कभी किसी लड़की से बात करी है अपनी पूरी ज़िंदगी में। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है? तो हार्डली के साथ एवर लगा दो, नो डाउट। ठीक है? उसके बाद आई लेफ्ट रीडिंग हार्डली एनी बुक्स ऑफ इंग्लिश। इसका मतलब क्या हो गया कि भई मैंने मुश्किल से ही कोई इंग्लिश की बुक पढ़ना छोड़ी है। ठीक है? तो हार्डली के साथ एनी भी आ जाएगा। और दूसरी बात, ये हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट में यूज़ होगा। ठीक है? आई होप समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद है रूल ऑफ इन्वर्जन। इन द लास्ट सेशन इन एडवर्ब ऑफ प्लेस सेशन आई टोल्ड यू, आई टॉट यू व्हाट? एडवर्ब नहीं, रूल ऑफ इन्वर्जन बताया था, है ना? आई रिमेंबर एंड आई होप दैट यू रिमेंबर इट टू। रूल ऑफ इन्वर्जन क्या होता है? रूल ऑफ इन्वर्जन होता है कि अगर कोई नॉर्मल सेंटेंस ऐसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब से बनता है ना? नॉर्मल सेंटेंस जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब से बनता है, लेकिन रूल ऑफ इन्वर्जन क्या कहता है कि अगर आप कोई एडवर्ब का यूज़ कर रहे हो इन द बिगिनिंग इन द बिगिनिंग कोई एडवर्ब का यूज़ कर रहे हो, तो ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होगा, क्योंकि एडवर्ब सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा शुरुआत में आता है। तो अगर एडवर्ब को तुम शुरुआत में रख रहे हो, तो सब्जेक्ट की जगह ले लेगा और एडवर्ब सब्जेक्ट होता ही नहीं है। सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन होता है, तो एडवर्ब होता नहीं है। तो दैट इज़ व्हाई ये वाला रूल फॉलो होता है, रूल ऑफ इन्वर्जन। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहता है, लेकिन वो अपनी जगह उस तरीके से बनाता है, उल्टी बनाता है। सो उल्टा, दैट इज़ व्हाई इन्वर्जन का मतलब भी क्या होता है? उल्टा। तो सेंटेंस उल्टा हो जाता है जब कोई एडवर्ब शुरुआत में आती है सेंटेंस में तो। ठीक है? तो अब इसको है ना ऐसे देखो, ठीक है? वहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है? बोलते हम यहीं से ही है, बोलते यहीं से ही है, लेकिन पोज़ीशन सबकी उल्टी हो जाती है। अप अपोज़िट हो जाती है, आई मीन। ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल, कोई भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ले लो, कोई भी, जितने भी वर्ड्स मैंने तुम्हें दिए हैं ना, ये वाले, जितने भी वर्ड्स हैं, सभी तो देखो इन्वर्जन में ही काम नहीं आएँगे, क्योंकि कि सबके सेंटेंस बनते भी नहीं हैं, ठीक है? इन द बिगिनिंग। बट अगर मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू इनको यूज़ करते हो इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, तो आप रूल ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करोगे। जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ ले रखे हैं आपके सामने। सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कभी-कभी। अब देखो, सेल्डम मदर प्रिपेयर्स नॉन वेजिटेरियन फूड। ये दिखने में समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि भई कभी-कभी मम्मी क्या बनाती है, नॉन वेजिटेरियन फूड बनाती है कभी-कभी। ये दिखने में समझ में आ गया, लेकिन ग्रामेटिकली गलत हो गया। एग्ज़ाम में यू विल लूज़ योर मार्क्स इफ यू करेक्ट इट। व्हाई? बिकॉज़ सेल्डम क्या एक तरह का एडवर्ब है। एडवर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आता है। एडवर्ब के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा, और किस फॉर्म में आएगा? हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में आएगा। ये है मेन वर्ब। मेन वर्ब को उठा के नहीं रखना है, ठीक है? ये जो वर्ब होती है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। यहाँ पे इस रूल ऑफ इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, अभी के लिए ध्यान रखो। अगर सेंटेंस के अंदर 2 वर्ब है, ठीक है? तो एक हेल्पिंग वर्ब होगी और एक मेन वर्ब होगी, ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, ठीक है? तो जितने भी एडवर्ब के इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, उसमें जो एडवर्ब के बाद वर्ब आती है, वो हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब बाद में आती है, ठीक है? जैसे इसको मैं ऐसे नहीं बना सकता, सेल्डम प्रिपेयर्स मदर, गलत हो जाएगा। आई विल बी टेकिंग एनी ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स डिपेंडिंग ऑन द टेंस ऑफ द सेंटेंस। टेंस क्या है इसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? डू या डज। अब यहाँ पे डू लगेगा, डज लगेगा, मदर क्या है? सिंगुलर है, तो इसके लिए डज का यूज करेंगे इस तरीके से। सेल्डम डज, मदर, सब्जेक्ट फिर प्रिपेयर आगे
बना दो, आगे फॉरवर्ड कर दो सेंटेंस को। ठीक है, तो सेल्डम डज मदर इस तरीके से बनेगा सेंटेंस, प्रिपेयर नॉन वेजिटेरियन फूड, दैट इज व्हाई आई मार्क्ड इट करेक्टली कि भाई मदर कभी कभी खाना बनाती है। ठीक है, आई होप रूल ऑफ इन्वर्जन समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हार्डली आई फिनिश रीडिंग द हिंदू इन एन आवर। ये क्या कह रहा है कि भाई मैं मुश्किल से ही 1 घंटे में द हिंदू पढ़ पाता हूँ, कंप्लीट कर पाता हूँ, फिनिश कर पाता हूँ। तो समझ में तो आ रहा है, लेकिन गलत क्यों हो गया कि हार्डली का एक तरह का एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और हार्डली के बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, हार्डली के एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो हार्डली के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, वो भी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, पहले टेंस पहचानो, टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। टेंस समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। अगर टेंस समझ में नहीं आ रही, यू डू नॉट नो हाउ टू आइडेंटिफाई अ टेंस इन बाय अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, सो जब वर्ब का सेशन होगा देन वी विल बी लर्निंग टेंसेस। ठीक है, तो टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, डू या डज होता है, डू आएगा, डज आएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब आई है, आई के साथ डू आता है, तो यहाँ पे डू आ गया। हार्डली डू आई फिनिश रीडिंग द हिंदू इन एन आवर, मैं मुश्किल से ही, मतलब वही है, सेंस वही है, मुश्किल से ही 1 घंटे के अंदर द हिंदू फिनिश कर पाता हूँ। ठीक है, जिसको हैबिट होती है वो कर लेता है, बिकॉज दैट कैंडिडेट नोज विच न्यूज इज टू बी पिक्ड अप, है ना। बाकी जिसको फर्स्ट टाइम या थोड़ा ही टाइम हुआ होता है, वो द हिंदू को 1 घंटे में पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता, मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज भी नहीं कर सकता कंप्लीट। लास्ट ले लेते हैं, रेयरली फादर मीट्स अस इन अ मंथ। ये क्या कह रहा है कि भाई समझ तो आ गया क्या कहना चाह रहा है, कि भाई मुश्किल से ही पापा 1 महीने में हमसे मिलते हैं। तो अब यहाँ पे गलत क्यों होगी, क्योंकि रेयरली के बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट लगा दिया, रेयरली के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानोगे, टेंस से। टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट है, मोस्टली आपको टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही मिलेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में इन्वर्जन बनता नहीं है, यानी कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जब भी आता है जो इन्वर्जन बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या पास्ट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, तो यही है। तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसके लिए क्या आएगा, फादर के लिए डू आएगा, डज आएगा, आई के लिए डू आएगा, लेकिन फादर के लिए डज आएगा। तो रेयरली, रेयरली क्या होगा, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हो गई, देन वर्ब क्या है, डज, देन सब्जेक्ट क्या है, फादर, उसके बाद आगे कंटिन्यू कर दो मेन वर्ब से आगे जितना भी है सेंटेंस को। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट यू टू लेट यू नो, एंड आई टोल्ड यू व्हाट आई वांट टू टेल यू, है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, इतना समझ में आ गया होगा, बहुत धीरे-धीरे पढ़ा रहा हूँ। अब है पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसा कि आई टोल्ड यू कि भाई एडवर्ब मैंने आपको पोजीशन बताई थी, एडवर्ब प्लेस की पोजीशन बताई थी, ऐसे ही एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की पोजीशन होती है। एडवर्ब्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। ठीक है, पोजीशंस हैं सभी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स की, सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स लॉन्ग, बट इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज यू थिंक। ठीक है, बार-बार पढ़ोगे, व्हाट आई टोल्ड यू कि भाई रिवीजन इज द की, बार-बार पढ़ोगे यू विल बी गेटिंग इट इजीली, है ना। तो रिवीजन करते रहो, यू विल बी गेटिंग इट। चलिए, अब जो है पोजीशन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। पोजीशन वैसे तो 7-8 थी, लेकिन 5 आई चूज़ फॉर योर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, सभी नहीं करना, उतना ही करा रहा हूँ जितना एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो 5 पोजीशंस यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न इन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो वही है कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी अगर एग्ज़ाम में आ जाती है तो कहाँ पुट करोगे उसको। ठीक है, तो पहला क्या है, पोजीशन नंबर 1 कहता है व्हेन देयर इज़ अ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। मैंने आपको बताया कि जो सेंटेंस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद क्या होती है, मेन वर्ब होती है, उसके बाद आगे सेंटेंस फॉरवर्ड करता है। ठीक है, तो अभी कह रहा है कि अगर वहां पे सेंटेंस के अंदर कोई मेन वर्ब है, और सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखना, अगर मेन वर्ब है और अगर केवल मेन वर्ब है तो कोई बात नहीं। ठीक है, कभी कभार क्या होता है सेंटेंस में एक मेन वर्ब भी होती है, केवल उसे ही मेन वर्ब बोलते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब जरूर होगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आती ही सेंटेंस के अंदर हेल्प करने मेन वर्ब की। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कि भैया अगर सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब है, मेन वर्ब, ठीक है, और एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कब कहाँ लगेगी, इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब के एग्जैक्टली पहले, मेन वर्ब के एग्जैक्टली पहले, मेन वर्ब का मतलब केवल एक ही वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब कभी अकेली नहीं रह सकती, हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ रहेगी, लेकिन मेन वर्ब अकेली रह सकती है विदाउट हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इस सेंटेंस के अंदर केवल एक ही वर्ब है, उसे ही मेन वर्ब बोला गया है। तो ये कह रहा है कि अगर सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब होगी तो जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होगी वो इमीडिएटली पहले लगेगी मेन वर्ब से। ठीक है, माई एल्डर ब्रदर रेयरली टॉक्स टू मी, इसका मतलब क्या होगा कि मेरा जो बड़ा भाई है वो मुश्किल से ही मुझसे बात करता है, या बहुत कम बात करता है, या ना के बराबर बात करता है। तो यहाँ पे टॉक्स क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, सेंटेंस में पूरी एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब होती है, उसे मेन वर्ब भी बोला जाता है। तो सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है जो मेन वर्ब है, तो अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज करना तो पहले यूज कर लो, रेयरली। आई होप समझ में आ गया होगा। तो पोजीशन नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है,
इतना ही देखो, एक बार में निकालो, ठीक है? एक-एक सेंटेंस बहुत है तुम्हारे एग्जांपल देने के लिए, एक बहुत है, ठीक है? मुझे पता है एक एग्जांपल इसलिए लिखता हूँ क्योंकि इतना बड़ा अभी सेशन नहीं बनाना, ठीक है? इतना मुश्किल भी नहीं है कि आपको और ज़्यादा मतलब पूरा 1-1 घंटे या डेढ़-डेढ़ घंटे का सेशन लगे, नहीं। मुझे पता है कि एक एग्जांपल से यू विल बी गेटिंग इट। तो इसलिए एक एग्जांपल रखता हूँ, ठीक है? पढ़ो और आगे बढ़ो जल्दी से। चलो उसके बाद है पोज़ीशन नंबर 2, पोज़ीशन नंबर 2 कहता है व्हेन देयर आर 2 वर्ब्स, 2 वर्ब्स का मतलब क्या हो गया? सेंटेंस में जब 2 वर्ब हो यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब होगी, एक मेन वर्ब होगी, है ना? दे आर टेकन प्लेस आफ्टर द फर्स्ट वर्ब, तो यानी कि जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होगी वो कहाँ पे प्लेस करेंगे अगर सेंटेंस के अंदर दो वर्ब होगी, ठीक है? आफ्टर द फर्स्ट वर्ब, पहली वर्ब के बाद, पहली वर्ब के बाद और बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले, ठीक है? तो अगर सेंटेंस के अंदर दो वर्ब होगी, ठीक है? एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच में डाल दो। लाइक ओवर हियर, मारिया हैज वंस टेकन यूपीएससी एग्जाम एंड इवेंचुअली क्रैक्ड इट। इसका मतलब क्या हो गया कि मारिया ने एक बार लाइफ में एग्जाम दिया था, ठीक है, यूपीएससी एग्जाम, और फाइनली क्रैक कर दिया, ठीक है? तो बहुत किस्मत किस्मत वाली थी, तो इसलिए शी क्रैक्ड इट इजीली इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। इजीली तो नहीं बोलूंगा, बट शी फाइनली क्रैक्ड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। तो अब देखो यहाँ पे दो वर्ब है, ठीक है? कौन कौन सी दो वर्ब है? एक ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, एक ये हो गई मेन वर्ब, ठीक है? एज आई टोल्ड यू, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को पहचानना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना ध्यान रखो, दो वर्ब है, हैज़ एंड टेकन, ठीक है? ये 2 वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को दोनों के बीच में सैंडविच्ड कर दो, ठीक है? तो वन्स क्या हो गया? वन्स मतलब एक बार, तो एक बार क्या बता रहा है? आंसर करें हाउ ऑफन का, कब-कब? एक बार, ठीक है? कब-कब? एक बार में ही क्रैक कर दिया। तो वन्स बिकेम व्हाट? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, सो इट विल बी टेकन बिटवीन बोथ द वर्ब्स। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। पोजीशन नंबर 3 क्या कहता है देख लेते हैं। व्हेन देयर इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब क्या होता है बता देता हूँ। बहुत सारी वर्ब्स आ रही हैं, बिकॉज़ बिकॉज़ ज़रूरी है। बिकॉज़ मतलब वर्ब्स करना बहुत ज़रूरी है, कोई बात नहीं, हम सेशन लेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए ध्यान रखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब क्या होता है? इज़, एम, आर, ठीक है? या वाज़ वर। अभी के लिए ध्यान रखो, और भी होती है, बट इज़, एम, आर, वाज़ वर ध्यान रखो। इन्हें स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब कहते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये होने का स्टेट बताते हैं, बस यही है। मतलब आप क्या हो? आई एम अ टीचर, तो मेरे होने का स्टेट कौन बता रहा है? आई एम। एम क्या है? आई बता रहा है, सॉरी एम बता रहा है। तो एम क्या है? एक तरह का स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है। इन्हें टू बी वर्ब भी बोला जाता है। ठीक है? तो अभी के लिए ध्यान रखो, जो टू बी वर्ब होता है, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब होता है, वो कॉमनली इज़, एम, आर, वाज़ वर्ब होता है। जो आपका आप क्या हो ये बताता है। ठीक है? तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को कहाँ पे डालना है? दे आर टेकन प्लेस आफ्टर द वर्ब। वर्ब के बाद डालना है। मतलब एक ही वर्ब है, ठीक है, वर्ब के बाद डाल दो। ठीक है? आई एम ऑलवेज राइट। आई एम ऑलवेज राइट क्यों बोलते हैं? आई ऑलवेज एम राइट क्यों नहीं बोलते? बिकॉज़ इट इज़ अ रूल कि भई जब भी सेंटेंस के अंदर स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब होगी, तो उसके इमीडिएटली बाद यानी कि बाद में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ होगा। शी वाज़ मोस्ट ऑफ़न रॉन्ग, कि वो ज़्यादातर गलत थी, वो ज़्यादातर गलत थी। तो वाज़ के बाद लगा दो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिकॉज़ देयर इज़ ओनली वन वर्ब दैट इज़ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। उसके बाद है पोजीशन नंबर 4। पोजीशन नंबर 4 क्या कह रहा है? व्हेन देयर इज़ अ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होता है? कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है? तो अगर मॉडल वर्ब होगी, दे आर टेकन प्लेस आफ्टर द मॉडल वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब। अच्छा, इसका कहने का मतलब ये है कि मॉडल वर्ब भी जो होती है एक तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है, दैट इज़ व्हाई वो हमेशा मेन वर्ब के साथ में आती है। मॉडल वर्ब कभी भी अकेले नहीं आएगी। अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी के लिए ध्यान रखो, जो मॉडल वर्ब होती है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वो हमेशा दूसरी वर्ब के साथ में आती है सेंटेंस के अंदर। जैसे अगर सपोज़ करो कि मैं बोलता हूँ कि भई मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, तो कैसे बोलूँगा? आई कैन, ये मॉडल वर्ब हो गई। टीच भी आएगी साथ में, जो कि एक तरह की मेन वर्ब होगी। टीच इंग्लिश। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जब भी मॉडल वर्ब आएगी वो किसी दूसरी वर्ब के साथ आएगी। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगानी है मॉडल वर्ब वाले स्टेटमेंट में, तो आपको क्या करना है, आफ्टर द मॉडल वर्ब यहाँ पे लगाओ और बिफोर द मेन वर्ब। जैसे हमने उसमें पढ़ा था, जब एक हेल्पिंग वर्ब होगी और एक मेन वर्ब होगी, तो दोनों के बीच में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगा दो। ऐसे ही मॉडल वर्ब के साथ है, कि मॉडल वर्ब भी एक तरह की हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब तो आ ही रही है, तो दोनों के बीच में क्या लगा दो? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगा दो। जैसे जैकब कैन समटाइम्स राइट विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स। जैकब कभी-कभी अपने दोनों हाथों से लिख सकता है। तो अब यहाँ पे कैन हो गई मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, राइट हो गई मेन वर्ब, दोनों के बीच में आ गया आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माय टीचिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम जस्ट टीचिंग यू राइट नाउ। ठीक है? अब लास्ट पोजीशन देख लेते हैं, पोजीशन नंबर 5th, एंड दैट इज एडवर्ब्स ऑलवेज। ठीक है? एडवर्ब्स ऑलवेज मतलब ये पर्टिकुलर है कुछ एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के लिए।
की बात कर रहा है केवल पर्टिकुलरली, ऑलवेज की, यूजुअली की, ऑलमोस्ट की, समटाइम्स की, उसके बाद ऑफन की, हार्डली की, यानी कि एटसेट्रा। इतना ध्यान रखो, ये भी बहुत एनफ हो जाएगा। अगर ये ऑलवेज, यूजुअली, ऑलमोस्ट, समटाइम्स, ऑफन, हार्डली ये आपको दिखते हैं सेंटेंस के अंदर, तो आपको क्या करना है, इनको पुट करना है बिफोर द मेन वर्ब एक्सेप्ट टू बी। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। सिंपल सी बात है कि अगर आपको ज्यादा एम्फोसिस देना है, एम्फोसिस का मतलब क्या हो गया, प्रेशर, स्ट्रेस देना है, स्ट्रेस, स्ट्रेस। तो जैसे अब एग्जांपल ले लेता हूँ ऑलवेज का। मैंने आपको इन द प्रीवियस स्लाइड आपको बताया था कि भाई ऑलवेज जैसे एक एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, तो अगर कोई सेंटेंस होता है जिसमें क्या आता है, जिसमें स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब आती है, जैसे आई एम क्या हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब हुई, ऑलवेज राइट, ठीक है, कि भाई मैं हमेशा सही हूँ। तो अब यहाँ पे जो ऑलवेज है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो वो हमेशा स्टेट ऑफ बीइंग के वर्ब के बाद में आता है, जैसे यहाँ पे। लेकिन अगर स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब के अलावा कोई और वर्ब है, कोई और वर्ब है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ऑलवेज को इमीडिएटली सब्जेक्ट के साथ में ले सकते हो, इमीडिएटली सब्जेक्ट के साथ में ले सकते हो। यानी कि अगर ये जितनी वर्ब है इंक्लूडिंग ऑलवेज, ठीक है, अगर आपको ये स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब के साथ दिखती है तो इनको बाद में लगाओ वर्ब के। लेकिन इस वर्ब के अलावा, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब के अलावा कोई और वर्ब है, तो इसको सब्जेक्ट के बिल्कुल टच में लगा दो यहाँ पे। जैसे चार्ली ऑलवेज ओबेज हिज पेरेंट्स, चार्ली हमेशा अपने पेरेंट्स का आदर सत्कार करता है। सोफिया यूजुअली ब्लैबर टू मच व्हेन शी इज एक्साइटेड, सोफिया ब्लैबर मतलब बकबक करती है, ठीक है, जब वो एक्साइटेड हो जाती है, बहुत ज्यादा बकबक करती है जब वो एक्साइटेड हो जाती है। तो यूजुअली यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि ये रूल है ना। तो ये सारे जो आपके सामने वर्ड्स लिखे हुए इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आप वो सब्जेक्ट के बिल्कुल टच में भी लगा सकते हो, टू गिव एन एम्फेसिस, यानी कि स्ट्रेस देना, स्ट्रेस देना, एक्शन के लिए स्ट्रेस देना, ठीक है। आई होप पोजिशंस यू गॉट माई मीन। अब व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड सम ट्रिविया, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो भी पढ़ाना था कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ ट्रिविया है फॉर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओनली, ठीक है। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उनका यूसेज बताना है, कैसे करना है। जैसे इंपॉर्टेंट है फर्स्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, फर्स्टली कोई वर्ड होता है, नहीं होता है, यू विल बी टेलिंग, बताओ। सेकंडली होता है, थर्डली होता है, लेकिन फर्स्टली कोई वर्ड नहीं होता, सो दैट इज वाई ये गलत है। That is why it was important for me to tell you. Why? Because मुझे पता है कि हो सकता है कि you must have been using firstly wrongly in your life, है ना। तो हो सकता है कि भाई फर्स्टली का यूज गलत करते आ रहे हो, फर्स्टली होता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको गलत किसका यूज कर रहे हो, फर्स्ट का कर रहे हो, लेकिन फर्स्टली गलत है, ठीक है, माय बैड। फर्स्ट का यूज गलत कर रहे हो, फर्स्टली की तरह। तो फर्स्ट होता है केवल, केवल फर्स्ट होता है, फर्स्टली कुछ नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोल सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल बोल सकते हो, लेकिन फर्स्टली नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब यही था, यानी कि अगर आपको किसी को रैंकिंग करनी है, रैंकिंग रैंकिंग कहते हैं ना, सेकंडली, थर्डली, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से रैंकिंग होती है ना, तो वहां पे फर्स्टली नहीं बोल सकते। आप क्या कर सकते हो, या तो फर्स्ट बोल दो या फर्स्ट ऑफ ऑल बोल दो, ठीक है। फर्स्ट, सेकंडली, थर्डली ऐसे होता है, फर्स्टली गलत वर्ड होता है, बस ये ध्यान बताना चाह रहा हूँ। ऐसे ही फास्टली भी गलत वर्ड होता है, फास्टली भी कुछ नहीं होता, मेरे कहने का मतलब ये है। चलिए अब ये देख लेते हैं, कॉन्टिन्यूअसली या कॉन्टिन्यूअली। कॉन्टिन्यूअसली कॉन्टिन्यूअली में भी डिफरेंस होता है। कॉन्टिन्यूअसली का मतलब होता है, सॉरी मैं गलत तो नहीं बोल दिया, हाँ सही है। कॉन्टिन्यूअसली का मतलब होता है लगातार, यानी कि जो भी हो रहा है वो एक कंप्लीट इंटरवल में हो रहा है, यानी कि सेम इंटरवल है, यानी कि लगातार हो रहा है। कॉन्टिन्यूअसली का मतलब ये हो गया, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, लगातार पढ़ रहा हूँ, तो आई विल बी टेलिंग कि भाई आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है। कॉन्टिन्यूअली इसके जैसा ही लगने वाला वर्ड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कॉन्टिन्यूअली का मतलब ये होता है कि सम एक्शन इज हैपनिंग, कि भाई कुछ एक्शन हो रहा है, बट वो लगातार नहीं है, यानी कि उनका जो इंटरवल है वो सेम नहीं है, ठीक है। इंटरवल जो गैप है, एक एक्शन होने का फिर दूसरा एक्शन होने का, पीरियड्स के बीच में गैप मतलब सेम नहीं है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअसली क्या होता है, विदाउट इंटरप्शन, कि मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें जो गैप होगा वो आपका सेम होगा, ठीक है। आज पढ़ा, कल पढ़ा, परसों पढ़ा, फिर उसके एक दिन बाद, ये हो गया कॉन्टिन्यूअसली, गैप सेम है। लेकिन कॉन्टिन्यूअली जो आपके सामने वर्ड है, कॉन्टिन्यूअली का मतलब क्या होता है, आज पढ़ा, परसों पढ़ा, फिर उसके एक दिन बाद पढ़ा, फिर 5 दिन बाद पढ़ा, ये हो गया कॉन्टिन्यूअली, विच इज नॉट रेगुलर इन फॉर्म,
ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल है। उसके बाद एवरीडे एंड एवरीडे, दोनों सेम सेम लग रहे हैं ना। हो सकता है कि यू मस्ट हैव बीन यूजिंग दिस वर्ड रॉन्ग इन योर लाइफ। व्हाई? बिकॉज पता भी नहीं लगता है कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मेरे को भी जब पता लगा था, जब मैंने इसको समझा था। एक ये वर्ड होता है, गिव मी अ मोमेंट, व्हाइट कलर सूट करेगा, ठीक है, व्हाइट ही रखा है। एक होता है एवरीडे, एक होता है एवरीडे, दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? जो हमारा रोजमर्रा वाली बात होती है ना, कि भाई मैं कल से तुमसे हमेशा बात करूंगा, सो आई विल टॉक टू यू फ्रॉम टुमारो एवरी डे, वो ये वाला है। यानी कि गैप होगा, गैप। ठीक है, तो जो रोज दिन होता है ना, हर दिन हर दिन, वो उसमें दोनों के बीच में गैप होगा। और इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी, कॉमन, मतलब आम आम। ठीक है, जैसे एवरीडे, एवरीडे ड्रेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख देता हूँ, एवरी डे ड्रेस। अब यहाँ पे दोनों के बीच में, एवरी और डे के बीच में गैप नहीं है, यानी कि इसका मतलब क्या है? ऑर्डिनरी, मतलब ऑर्डिनरी ड्रेस। मैं सपोज करो कि भाई मेरा एक कॉलीग है, वो एक ही ड्रेस पहन के आ जाता है, सिंपल सी, रोज अपने ऑफिस में, मेरे ऑफिस में, तो मैं क्या बोलूंगा? ही वियर्स ऑर्डिनरी ड्रेस। ठीक है, या ही वियर्स एवरीडे ड्रेस। आई होप अब समझ में आ गया होगा कि मतलब एक जैसी ऑर्डिनरी सी कॉमन सी ड्रेस पहन के आ जाता है, तो ऑर्डिनरी का मतलब ये एवरीडे का मतलब ऑर्डिनरी हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा ईच डे होता है, हर दिन वाला, उन दोनों के बीच में गैप होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। लास्टली वी हैव समटाइम्स, समटाइम्स एंड समटाइम। देखो, तीनों जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है, इन तीनों में दिखने में भी क्या है? डिफरेंस है, और इनके समझने में भी, उनकी जो मीनिंग है उसमें भी डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, समटाइम इसका मतलब अलग है। ये क्या लिखा है? समटाइम्स लिखा हुआ है। ये है समटाइम, ये है समटाइम्स, और ये है सम टाइम, मतलब दोनों के बीच में गैप। अब हिंदी में भी देख लो, हिंदी में समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। सम टाइम की हिंदी होती है कभी, इसकी हिंदी होती है कभी। ठीक है, समटाइम्स की हिंदी होती है कभी कभार, या कभी कभी। और सम टाइम, यहाँ पे जो सम है ना, यहाँ पे जो सम है, इसकी हिंदी है कुछ, और वो क्या हो गया? टाइम, कुछ टाइम या कुछ समय। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंसेस हैं, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू। ठीक है, तो ये जो है, ये मैंने वही बता दिया, हिंदी में ही बता दिया आपको। ठीक है, एग्जाम्पल, आई नीड सम टाइम। ठीक है, दोनों के बीच में गैप है, और सम की हिंदी क्या होती है? कुछ होती है, एज यू ऑलरेडी नो इट, है ना। तो आई नीड सम टाइम, मुझे कुछ समय चाहिए, टू थिंक अबाउट माई करियर, मुझे कुछ समय चाहिए अपने करियर के बारे में सोचने के लिए। तो दोनों के बीच में गैप है, तो कुछ समय। वी विल मीट सम टाइम, सम टाइम कभी, हम कभी मिलेंगे, हम कभी मिलेंगे, तो ये वाला हो गया सम टाइम। उसके बाद शी समटाइम्स अब्यूजेस हर ओन फ्रेंड्स, वो कभी कभी, कभी कभी अपने ही दोस्तों को गालियां देती है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस मेरे को बताने जरूरी थे, बिकॉज आई नो दैट यू कैन commit mistakes in your examination or before your examination, so that is why मुझे पता है कि भाई ऐसी छोटी छोटी बातें टीचर्स नहीं बताते हैं, that is why I had to take a session। तो हो गया मेरा आज का, है ना। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। तो आज के सेशन में व्हाट वी कंप्लीटेड, वी फिनिश्ड अवर टुडेज टास्क, एंड दैट इज ऑफ कंप्लीटिंग एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जितना कराया है उतना ही आएगा, एंड इन द नेक्स्ट सेशन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंटिन्यू अदर काइंड ऑफ एन एडवर्ब, एंड दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्रीज। ठीक है, एंड सही है, रोज एक सेशन हो रहा है, मतलब हर एक सेशन में एक काइंड ऑफ एडवर्ब हो रहा है, तो सही चल रहा है अपना, है ना। तो जो भी मैं करवा रहा हूँ करते रहना, और इससे बाहर कुछ नहीं आना है। ठीक है, बिकॉज आई ऑलवेज डू एनालिसिस बिफोर गिविंग एग्जांपल्स एंड प्रिपेयरिंग माय स्लाइड्स। ठीक है, तो बिलीव on me and believe me, sorry, believe me and believe yourselves also. And now we will be meeting in the next session. Until then, have fun and do whatever you want to do. Bye bye, take care.